रिपोर्ट दर्ज कराना है। सब इंस्पेक्टर हाशिम ने लंबी सी जमाई लेने के बाद जोरदार अंगड़ाई लेते हुए थाने के दरवाजे से दाखिल होती लड़की को देखा और फिर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ, जिसकी सुइयां रात के 2:30 बजने की गवाही दे रही थी। उसने गौर से लड़की के हुलिये का जायजा लिया। रात के इस पहर पाँव में आम सी चप्पल पहने, दुपट्टे से बेपरवाह, चेहरे पर डर के साए लिए अंदर आई लड़की के बारे में उसे यकीन हो गया था कि यकीनन उसकी दिमागी हालत सही नहीं। सीमा को अपने अदा किए जुमले का कोई जवाब ना मिला तो उसने मेज पर जोरदार हाथ मारा और पहले से ज़्यादा तेज़ी से बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी। वह हाशिम जो पहले उसके हुलिये से डरा हुआ था, अब लहजे की तब ने ला सका। हालांकि वे पिछले 5 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा था और उसकी गिनती बहादुर लोगों में होती थी, लेकिन उस लड़की की शख्सियत में कुछ ऐसा था कि हाशिम जैसा जीदार भी डर गया। तो इंस्पेक्टर साहब, नहीं लिखेंगे आप? अब उसकी आवाज़ में गुस्सा झलक रहा था। जी जी मिस, आप तशरीफ़ रखें, मैं अभी लिखता हूँ। यासीन, ओ यासीन, किधर गए? जल्दी से मिस के लिए पानी लाओ। एक साथ 2 लोगों से बात करते हुए हाशिम ने जल्दी से पेन हाथ में पकड़ा और कागज़ पर चलाने लगा। जी मिस, अब बताइए। यासीन ने पानी का ग्लास लाकर मेज़ पर रखा ही था कि हाशिम ने मोहतरमा से सवाल किया। उसे भी अब लड़की की शख्सियत में दिलचस्पी हो रही थी। आप बताना पसंद करेंगी कि आप अकेली हैं या साथ में भी कोई है? क्यों, क्या आपके यहाँ अकेले आने पर पाबंदी है? सीमा ने जैसा सवाल वैसा जवाब, और हाशिम ने दिल में ठान ली कि अब इस लड़की से कोई फालतू बात नहीं करनी। जी मिस, आप किसी रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी। हाशिम ने उसकी तरफ देखा। सर, आपका क्या ख्याल है? रात के इस पहर में यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आई हूँ। हाशिम ने भलाई इसी में जानी कि खामोश रहे। साथ ही उसे अपने पहले अंदाजे, यानी इस लड़की की दिमागी हालत ठीक ना होने वाली बात पर गौर करने की ज़रूरत भी पेश आई। इंस्पेक्टर साहब, एक FIR लिखिए। किस जुर्म की? कत्ल की, लड़की ने अजीब से लहजे में कहा। तो हाशिम को ऐसा महसूस हुआ कि अभी इस लड़की के हाथ में पिस्तौल होगा और वह हाशिम पर फायर खोल देगी। यासीन, राइटिंग टेबल पर आना, हाशिम ने घबराकर कहा तो सीमा ने उसकी आंखों के आगे से उठाकर राइटिंग पैड लहराया। थैंक यू, बड़ी मुश्किल से बोलकर हाशिम ने जल्दी से सीमा के हाथ से राइटिंग पैड ले लिया। सर, अब आप लिखेंगे कि यह काम भी मुझे ही करना होगा, सीमा ने थोड़े डांटने वाले अंदाज में कहा। जी मिस, आप कहें। हाशिम ने कलम संभाल लिया। मैं सीमा मुख्तार हूँ और मुझे FIR लिखवानी है। किसके खिलाफ और किसके कत्ल की? हाशिम ने जल्दी से एक जुमले में 2 सवाल किए। मुझे अपने शौहर दानिश अली के खिलाफ एक FIR लिखवानी है। शौहर के खिलाफ? हाशिम ने पूछा। जी। अब क्या दोबारा बोल दूं कि मुझे अपने शौहर दानिश अली के खिलाफ FIR लिखवानी है? जी बेहतर। हाशिम ने उन 2 अल्फाज पर बस किया कि कहीं सीमा के मिजाज के बाद मुंह से ना निकल जाए और वे फिर हाशिम पर बरस पड़े। इंस्पेक्टर साहब, लिख लिया हो तो आगे चलें, सीमा ने अपने ख़ास और दबदबे वाले अंदाज में कहा। जी प्लीज़, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आपने किसके कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाना है? दिसंबर की ठंडी रात के 3 बजे का वक्त हो, बाहर अंधेरा और लूटे टूटे हुए मालिक, एक लड़की ये कहे कि उसने अपने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाना है तो हर शख्स एक लम्हे के लिए डर जाएगा। यही मामला हाशिम के साथ भी पेश आया और उसने यासीन को बिना ज़रूरत ही पुकारना शुरू कर दिया। अब तो उसे यकीन हो गया था
कि यह लड़की नॉर्मल इंसान नहीं है। वह मौका भांपकर दरवाजे से निकलना ही चाहता था, लेकिन सीमा कुछ इस अंदाज में दरवाजे में खड़ी थी कि न आ पाए और न जा पाए वाली बात थी। हाशिम को अपनी मेज़ की तरफ पलटना ही पड़ा और सीमा की कही बातें लिखनी पड़ी। मुझे पता था इंस्पेक्टर साहब, आप भी दूसरे लोगों की तरह मुझे पागल या फिर चुड़ैल समझेंगे। फिक्र मत करें, मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। कुछ साल पहले मेरी शादी घर वालों ने दानिश अली से कर दी थी। दानिश एक पढ़ा लिखा नौजवान था, शक्ल सूरत भी अच्छी और नौकरी भी। घर वालों ने आपसी मशवरे के बाद फैसला किया और हम दोनों की शादी हो गई। शुरू के दिन ख्वाब की तरह गुजर गए। धीरे धीरे ज़िंदगी अपने रूटीन पर आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं और दानिश नदी के दो अलग किनारों की तरह हैं, जो साथ चलते हैं लेकिन किसी जगह पर भी मिलते नहीं हैं। हमारी सोच अलग थी। मैं ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों में खुशियाँ हासिल करके जीना चाहती थी और नेचर से वह एक मायूस इंसान था। ना सिर्फ यह कि वह खुद बहुत ही संजीदा और मायूस इंसान था, उसे मेरा हंसता बोलना भी पसंद नहीं था। जिंदगी एक अजीब सी सुस्ती का शिकार हो गई। कभी कभी मुझे यह बताता कि शायद दानिश कहीं और शादी करना चाहता था और उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करवा दी। मैंने उसकी बहनों और कुछ कज़िन्स को इस बात की तह तक पहुंचने के लिए कुरेदना शुरू किया तो मुझे हकीकत का एहसास हुआ कि उसकी किसी लड़की से दोस्ती नहीं थी और ना ही इस बात का इजहार उसने कभी किया। दानिश की छोटी बहन ने यह भी बताया कि मामा पापा ने मंगनी करने से पहले उससे पूछ लिया था और यह शादी उसकी मर्जी से ही अंजाम पाई थी। फिर भी पता नहीं क्या बात थी, मैं जितना ज़्यादा उसका ख्याल रखती उतना ही वह मुझसे दूर होता गया। लगातार एक ही तरह की हसरत और नाउम्मीद से भरी बातें सुनकर धीरे धीरे मेरा दिल भी दुनिया से उठने लगा। उसकी बातें मुझे सच लगने लगी। कभी कभार तो ऐसा दिल चाहता कि किसी छुरी से अपने आप को ख़त्म कर लूं या किसी छत से छलांग लगा लूं। आपको मेरी बातों से इख्तिलाफ होगा कि किस तरह से बातें दूसरों को कत्ल करती हैं। आपको मेरी समझ पर भी शक होगा और आप समझ रहे होंगे यकीनन मैं पागल हूँ। सर, मैं पागल हूँ तो नहीं, लेकिन अगर आगे कुछ अरसा उस माहौल में रही तो यकीनन मेरा ठिकाना मेंटल हॉस्पिटल ही होगा। सीमा ने अपनी बातचीत में तेज़ी से कलम चलाते सब इंस्पेक्टर हाशिम का ध्यान अपनी तरफ किया, जो बहुत ही मगन अपने काम में बिजी था। जी मिस, आगे बताइए। छोटा सा जुमला अदा किया कि अब उसे यकीन हो गया था कि यह लड़की बाकी होश में है। सर, और लिखें, कभी जो मैं बाहर जाने को कहती तो इनकार कर देता, बाहर का खाना खाने का दिल करता तो इतना लंबा लेक्चर देता कि मुझे महसूस होता कि अगर मैंने बाहर का खाना खा लिया तो मैं मर जाऊंगी। अगर घर में कुछ बना लेती तो उसे भी खाना चाहिए होता, जो फ्रिज में रखा होता। खाना पकाने से लेकर कपड़े, जूते, हर चीज़ उसे अपनी मर्जी की ही चाहिए होती। मुझे मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी पहनने का शौक़ था। शुरू में कहीं जाते हुए मुझे टोक दिया। वे दिन गुजरा और आज का दिन आया। मेरा खुद ही दिल नहीं करता कि मैं तैयार हूँ। सिर्फ इसी बात पर बस नहीं, बल्कि वह इस कदर डिमांडिंग बंदा है कि अगर उसके बिल्कुल करीब भी कोई चीज़ पड़ी हो तो बजाय खुद उठाने के कि मुझे बुलाता कि मुझे पकड़ा दो। मैंने घर की उलझन और परेशानियों से उकताकर करीबी स्कूल में नौकरी कर ली। उसका एक फ़ायदा हुआ कि मेरा आधा दिन खुशी भरा गुजरने लगा। शायद दानिश अली को खासकर मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता था। उसे मेरी नौकरी के 1000 नुकसान गिनवाए कि मेरे सास ससुर ने ही मना कर दिया कि बेटा, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तुम फिजूल में सर खपा रही हो। और इस तरह के बहुत से जुमले सुनने के बाद
सिर्फ 4 महीने बाद ही ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी से मैंने इस्तीफा प्रिंसिपल साहब की मेज़ पर रख दिया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि खुद को अपने शौहर की पसंद में ढाल लूं, लेकिन बेकार। जितना मैं उसका ख्याल रखती उतनी ही बदमाशी दिखाता। अब सूरत हाल ये है कि मैं खुद को एक जिंदा लाश समझती हूँ, जिसकी ना कोई मर्जी है ना कोई ख्वाहिश। एक रोबोट की तरह अपनी जिम्मेदारियाँ निभा लेती हूँ, लेकिन दिल से खुश नहीं होती। मुझे यह याद ही नहीं कि मेरे होठों को मुस्कुराहट ने कब छुआ था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपके पास आने का मकसद सिर्फ यह है कि मैं लोगों तक अपनी यह सोच पहुंचाना चाहती हूँ कि कत्ल सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं किया जाता, बल्कि दिमागी भी किया जाता है, और दिमागी तौर पर कत्ल करने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम होता है जितना किसी को जिस्मानी तौर पर कत्ल करने वाला। सीमा यह जुमला बोलकर हाशिम अली को सोच में डूबा हुआ छोड़कर तेज कदमों से पुलिस स्टेशन से निकल गई। क्या यह वाकई पागल थी? हाशिम अली के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, बस वह सोचता ही रह गया।